प्रदेश में भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिकों का भी होगा ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के कार्यक्रम में की घोषणा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के हरियाणा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के मुताबिक प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले पराली जलाने के मामलों में 30% की गिरावट। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने धुंध के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित विभागों को जारी किए दिशा निर्देश। आम जन से वाहन तेज गति से न चलाने की अपील की। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर देश के शूरवीरों को किया नमन। प्रदेशवासियों से सशस्त्र सेना के लिए इकट्ठे किए जाने वाले फंड में उदारतापूर्वक योगदान करने की अपील की। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ द्वारा आयोजित हरियाणा राज्य श्रमिक पंजीकरण उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों के साथ साथ श्रमिकों की आय को भी दोगुना करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा में असंगठित मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण जारी है और आज से हरियाणा में कार्यरत भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का पंजीकरण भी होगा। इसके बाद इन्हें भी केंद्र व राज्य सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। ये करना आवश्यक माना गया है। आज के दिन मुझे खुशी है कि आज आपका पंजीकरण ये खोला जा रहा है और इस पंजीकरण में लगभग 1.5 लाख श्रमिक जो रेलवे से जुड़े हुए हैं वो सब अपना जब पंजीकरण कर लेंगे तो इस पंजीकरण के बाद जितनी सुविधाएं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की हैं, वो सब सुविधाएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों, दुकानदारों, मछुआरों व अन्य सभी असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कर रही है। इनका पंजीकरण पूर्ण हो जाने पर इनके लिए स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, रोजगार, मकान व सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी 22 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। और घरेलू कामगार हैं, खेती और मजदूर हैं, स्वरोजगार श्रमिक हैं, रेहड़ी फड़ी वाले हैं, ऐसे बहुत से वर्ग हैं जिनको असंगठित क्षेत्र के अंदर माना जाता है। इन सब का पंजीकरण करके फिर इनके लिए विभिन्न योजनाएं, उनके स्वास्थ्य योजनाएं, रोजगार में भी इस रोजगार को अपना कैसे ऊपर उठाएं, अपनी आमदन कैसे बढ़ाएं, उनकी योजनाएं, बच्चों की पढ़ाई की योजनाएं, हमारा घर मकान कैसे बने, हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी हो, इन सब चीजों को लेकर के भविष्य भी सुरक्षित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर व्यक्ति की आयु जब 55-60 के ऊपर हो जाती है तो उसको भी सुरक्षा चाहिए। उस सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन। प्रदेश में किसानों द्वारा पराली जलाने की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हरियाणा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रदेश के किसानों ने 30% पराली कम जलाई है। सैटेलाइट से ली गई इमेज के आधार पर प्रदेश के सभी जिलों का प्रतिदिन का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2020 में इन 75 दिनों में 9,898 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई थी, जबकि इस साल यह संख्या मात्र 6,987 रही। हिसार जिले के कृषि उपनिदेशक ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से पराली प्रबंधन के लिए दूसरे उपाय अपनाने वाले किसानों को कई तरह के उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 के मुकाबले वर्ष 2021 में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में 54% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद के लिए व्यक्तिगत तौर पर 50% और परियोजना लागत के लिए 80% तक का अनुदान दिया जा रहा है। आम हमें पता लगा तो पराली के अंदर काफी कमी आई है और मैं सोचता हूँ कि एक रूटीन में अगर हम बात करें तो 50% से ज्यादा पराली की जो प्रबंध हुआ है जिससे कि किसानों ने पराली नहीं जलाई। सबसे पहले तो जागरूकता अभियान किसानों से खुद कांटेक्ट किया। दूसरा, ग्राम स्तर पर भी कैंप लगाए, ब्लॉक स्तर के ऊपर भी कैंप लगाए और इन कैंपों के से अलग जिस तरह वॉल पेंटिंग है, बैनर लगाना है और मोबाइल वैन चलाना है और गाँव के अंदर रात को मुनादी कराने से भी किसान भाइयों को इस बारे में जागरूक किया है।
कृषि खंड अधिकारी ने बताया कि पराली जलाने से प्रदूषण के अलावा जमीन की उपजाऊ शक्ति भी खत्म होती है और मिट्टी में मौजूद जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं और नाइट्रोजन की भी कमी हो जाती है। पिछली बार की तुलना में इस बार 30% कम पराली जली है, तो ये हमने किसानों को गांव में जाकर और जागरूक किया और किसानों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनको हमने इसके भूमि के जैसे स्वास्थ्य के बारे में बताया। किसान को समझना पड़ेगा कि जलाने से समाधान नहीं है। हमने अब की बार डिकम्पोजर भी दिए हैं जिसमें हमने किसानों को डेमोस्ट्रेशन लगाए हैं इसके ऊपर, और हमने लोगों को बताया है कि इसका यूज करो जिससे पराली का गलाव जल्दी हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत की 3 प्रमुख विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए समर्पित और संवेदनशील हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतों का बोझ किसानों पर न पड़े। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यूरिया के लिए सब्सिडी में भी वृद्धि की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 60 से 65 रुपए में बिकने वाला यूरिया देश में 10 से 12 रुपए सस्ता देने का प्रयास किया जा रहा है। एनपीके फर्टिलाइजर के लिए दुनिया में दाम बढ़ने के कारण 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी हमें किसानों के लिए बढ़ाना आवश्यक हुआ और हमने किया। यूरिया के लिए भी सब्सिडी में हमारी सरकार ने 33,000 करोड़ रुपयों की वृद्धि की। क्यों? कि दुनिया में दाम बढ़े, उसका बोझ हमारे किसानों पर न जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां यूरिया 60-65 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, वहीं भारत में किसानों को यूरिया 10 से 12 गुना सस्ता देने का प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 7 वर्षों में 16 नए एम्स बनाने पर देश भर में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। देश में सिर्फ एक एम्स था, एक। अटल जी ने 6 और एम्स स्वीकृत किए थे अपने कालखंड में। बीते 7 वर्षों में 16 नए एम्स बनाने पर देश भर में काम चल रहा है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज चंडीगढ़ में कहा कि धुंध के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोड सेफ्टी नियमों का पालन करवाने के लिए सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी सड़कों में सफेद पट्टी और सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। धुंध के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए परिवहन मंत्री ने आम जन से अपील करते हुए कहा कि आवश्यक होने पर ही धुंध में घर से बाहर निकलें और सड़क पर वाहन को ज्यादा गति से न चलाएं। सेफ्टी की हमने मीटिंग की थी। रोड सेफ्टी में जितनी जो रोड की जो गाइडलाइंस है, पट्टियाँ लगानी है या दूसरी मतलब स्टिकर्स लगाने हैं जहाँ पे काम चले हुए हैं, और जहाँ पे काम है वहाँ भी हमने पट्टियों का पट्टियाँ पूरा तब्दील करा जाए। और जो बसों की है, बसों पे भी हमने धुंध के मौसम में जहाँ लाइट है इस पे पीछे अपने पट्टियाँ लगनी हैं, उनका भी इनकी सबकी सेफ्टी बरती जाए जिससे लोग एक्सीडेंट ना हो सके, बसों की दुर्घटना ना हो। फॉग के मौसम में एक कम निकलें, जरूरी है तभी निकलें। और उसमें क्या है कि जो रोड सेफ्टी गाइडलाइंस है उनकी पालना करें। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में परिवहन विभाग की ओर से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 809 नई बसें खरीदी जा रही हैं और परिवहन विभाग जल्द ही इन बसों में ई टिकटिंग शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बसों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। अभी हमें जो बस है 809 बस ली है, उसमें कैमरा है, ई टिकटिंग है, पैनिक बटन है, और सारा सबसे बड़ी बात यह कि उन बसों में हमें जिसकी जरूरत थी, ई टिकटिंग की बहुत लंबे समय से डिमांड थी, उसकी भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जो बस चली हैं, जो केंद्र की तरफ से प्रदेश से जो मापदंड रखे हैं, उन्हीं मापदंडों का प्रयोग करें
अपने सैनिटाइज रहें, फेस मास्क रख रहे हैं, दूरी बना कर रखें और कम से कम वही लोग निकलें जिनको जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर देश के शूरवीरों को नमन किया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बैज लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारत के जल, थल और नभ के शूरवीरों को नमन करते हुए कहा कि इन्हीं शूरवीरों से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारी स्वतंत्रता बरकरार है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सशस्त्र सेना के लिए इकट्ठे किए जाने वाले फंड में उदारतापूर्वक योगदान करें। मैं देश के जवानों को जो हमारी सीमाओं पर डट करके अपने शौर्य, साहस और बुलंदियां दिखा रहे हैं, मैं उनको अपनी ओर से कोटिशाह नमन करता हूं। निश्चित रूप से सीमाओं पर रक्षा के कारण से हमारी स्वतंत्रता, हमारी संपूर्णता ये बरकरार है। और आज मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करता हूं कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर इनके द्वारा एकत्र किए जाने वाले फंड में उदारतापूर्वक और योगदान करें। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे युद्ध वीरांगनाओं, निशक्त सैनिकों और जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास संबंधी कल्याण कार्यों में अपना अपेक्षित योगदान दें। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की वजह से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 128 करोड़ 76 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में 85% से अधिक पात्र लोगों को कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 6000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जो कि 558 दिनों में सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 10,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.36% हो गया है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीकों की 2,94,30,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 180 मामले सक्रिय हैं। आज नई दिल्ली स्थित अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में भाजपा संसद दल की बैठक हुई। शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा संसदीय दल की यह पहली बैठक थी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सरकार के मंत्री और भाजपा सांसदों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री ने संसद खेल स्पर्धा, तंदुरुस्त बाल स्पर्धा और सूर्य नमस्कार स्पर्धा जैसे आयोजन करने के लिए आह्वान किया। इसके साथ ही बैठक में जिन्हें पद्म अवार्ड मिला है, उनके साथ एक लाइव कार्यक्रम करने का आह्वान भी किया। जो अभी खेल का माहौल भी, द स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर इन द कंट्री, ये बहुत अच्छे बन रहे हैं और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना ही, स्पोर्ट्समैन को इंस्पिरेशन देना भी, एनकरेज करना भी संसदों का काम है। संसद तंदुरुस्त बाल स्पर्धा ये भी आयोजन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल हरियाणा के राजस्व विभाग व सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लाल डोरे को समाप्त करके संपत्ति के मालिक को उसका असल अधिकार दिलाया है। प्रदेश सरकार की इस योजना की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। उन्होंने इस योजना को पूरे देश में स्वामित्व योजना नाम से लागू करवाया है। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 6042 गांवों में अभी तक ड्रोन से मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। कुछ गांव अभी शेष बचे हैं, इनमें भी जल्द ही ड्रोन मैपिंग का काम पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 6309 गांवों में 11,65,000 से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसावी व शिजरा के रिकॉर्ड को भी डिजिटाइज किया जाएगा। इससे भविष्य में जमीनों के नक्शे तैयार करने में आसानी आएगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिकों का भी होगा ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के कार्यक्रम में की घोषणा।
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के हरियाणा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के मुताबिक प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले पराली जलाने के मामलों में 30% की गिरावट। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने धुंध के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित विभागों को जारी किए दिशा निर्देश। आम जन से वाहन तेज गति से न चलाने की अपील। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर देश के शूरवीरों को किया नमन। प्रदेशवासियों से सशस्त्र सेना के लिए इकट्ठे किए जाने वाले फंड में उदारता पूर्वक योगदान करने की अपील की। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।